हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 10 भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 10 भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास का पार्ट 2। बच्चों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इससे कुछ महत्वपूर्ण चयनित किए हुए प्रश्न पार्ट 1 में डाल दिए हैं और यह वीडियो संसाधन एवं विकास का हमारा पार्ट 2 यानी दूसरा भाग है। उसमें मैंने कुछ चयनित किए हुए प्रश्न रखे हैं जो कि आपकी कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम उत्तर देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। क्या है बच्चों? कि जो हमारा पर्यावरण है उस पर्यावरण में उपलब्ध हुआ प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी जिसको बनाने के लिए नए रूप में तैयार करने के लिए संसाधन उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। ठीक है। अब बच्चों हम देख संसाधन का अर्थ। तो देखिए, संसाधन का अर्थ बच्चों क्या होता है कि मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। विश्व में अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी विश्व जो हमारा विश्व है इसमें अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः उनका कम मात्रा में अधिक एवं सुरक्षित उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। यानी वे जो संसाधन अर्थात इस विश्व में जो वो संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को सुरक्षित उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में बच्चों कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग करना ही संसाधन कहलाता है। यानी प्रकृति द्वारा जो प्राप्त प्रदान किए गए हमें संसाधन हैं उनका कम से कम मात्रा में प्रयोग करके अधिक उपयोग किया, लाभ कमाया जाए, वही हमारा संरक्षण है। ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। तो भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूप, यहाँ हम देखते हैं कि भारत का जो कुल भूमि क्षेत्रफल है, भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इस कुल भूमि का यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से इसकी कुल भूमि का 93% भूभाग के ही भूमि का उपयोग आंकड़ों में उपलब्ध है। यानी इसके कुल भूमि का जो 93% भूभाग है वो उसके भूमि के आंकड़े जो उपलब्ध हो पा रहे हैं, अर्थात उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि उपयोग संतुलित नहीं है। यानी ये जो आंकड़े हैं कि भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर कुल भूमि का क्षेत्रफल है, लेकिन इसका 93% भूभाग ही भूमि उपयोग के आंकड़े की दृष्टि से उपलब्ध है और उपलब्ध आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि का उपयोग संतुलित नहीं है। सन 2014 से 15 के आंकड़े से स्पष्ट है कि भूमि का सर्वाधिक 45.5% शुद्ध उपयोग बोए गए क्षेत्रों के अंतर्गत तथा सबसे कम 1% विविध प्रकार के वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत आते हैं। यानी जिसमें हम कह सकते हैं 2014 और 15 के जो आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है उसमें सर्वाधिक भूमि जो कि 45.5% शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है और सबसे कम भूमि 1% भूमि विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं उपवनों के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त वनों के अंतर्गत 23.3% क्षेत्र जहां पर वन उगे हुए हैं और ये स्थायी चरवाहों के अंतर्गत भी भूमि यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है। ठीक है। अब बच्चों हम
अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि मृदा अपरदन का अर्थ क्या होता है। मृदा अपरदन का अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होना। क्या अर्थ है कि मृदा अपरदन का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति अर्थात उपजाऊ शक्ति का नष्ट हो जाना, या दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा और वायु या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही यह भूमि कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल और उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों से, प्राकृतिक कारक क्या है, जल, नदी, वर्षा और वायु या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र बंजर बना देता है और भारत में यह लगभग 1/4 भूमि, यानी भारत की जो लगभग 1/4 भूमि है वह इस कटाव से प्रभावित है। ठीक है, अब जो देखते हैं हम भूमि कटाव के प्रकार। भूमि कटाव निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, धरातली या परतदार भूमि कटाव। अब देखते हैं धरातली या परतदार भूमि कटाव क्या होता है कि बच्चों वर्षा कालीन में जो तेज मूसलाधार वर्षा होती है तो इस तेज वर्षा से मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वह बह जाती है और जिसके कारण इसे धरातली या परतदार भूमि कटाव कहते हैं। यानी मिट्टी की जो ऊपरी कोमल और उपजाऊ परत होती है वो तेज मूसलाधार बारिश के कारण बारिश के जल में कटकर बह जाती है। धरातली या परत, इसी कह सकते हैं परत को ही धरातली या परतदार कटाव कहा जाता है। अब बच्चों हमारी दूसरी यानी भूमि का जो कटाव है दूसरा है वो कछार वाला कटाव। कछार वाला कटाव किसे कहते हैं कि नदियों की तेज धाराओं से मिट्टी की गहरी कटान हो जाना। यानी नदियों की जो तेज धाराएं होती हैं उन धाराओं से जब किसी स्थान की मिट्टी गहराई को लेकर के गहराई से खुद कर बह जाती है तो ऐसी कटान को ही कछार वाला कटाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा तीसरा वायु का कटाव। वायु का कटाव क्या होता है कि मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वह उड़ करके किसी अन्य स्थान पर चली जाती है जिससे वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। इसे ही वायु का कटाव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा मिट्टी के कटाव के कारण क्या है। मिट्टी के कटाव के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, तीव्र मूसलाधार वर्षा से। यानी भारत का जो 90% भारत का जो वर्षा का कह सकते हैं अनुपात है वो 90% है और इस 90% वर्षा में ही जो भारत की ऊपरी परत यानी मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो कटकर बह जाती है। ठीक है, दूसरा नदियों के तीव्र बहाव से। अब देखिए नदियों का तीव्र बहाव क्या होता है कि नदियों के तीव्र बहाव से मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कटकर बह जाता है। ठीक है, जिससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। वनों के अत्यधिक विनाश से। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर वनों के अत्यधिक विनाश से क्यों हो सकता है कि जो वन होते हैं उनको काटने से, ठीक है, भूमि का कटाव अधिक होता है। फिर आगे देखिए खेतों को जोत कर छोड़ना। यानी खेतों को जोत कर छोड़ दिया जाता है जिसके कारण मिट्टी जो होती है वो तीव्र धूप में कह सकते हैं सुलग जाती है, उसके साथ साथ उसकी ऊपरी परत जो होती है वो हवा के साथ उड़ जाती है जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। तेज हवाएं चलना। तेज हवाओं में भी मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है मुलायम सतह अर्थात उपजाऊ सतह वह उड़ जाती है। फिर पशुओं की तीव्र चराई करके। यानी पशुओं की तीव्र चराई करके जो भूमि होती है उपजाऊ भूमि वह उनके खुरों के नीचे पड़ के बहुत मजबूत हो जाती है या पट जाती है जिसके कारण उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। मेड़ों का ना होना। मेड़ों का ना होना यानी बाढ़ स्थलीय क्षेत्रों में मेड़ों का ना होना भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। अब भूमि का ढालू होना। भूमि का ढालू होने के कारण जब वर्षा होती है तो भूमि की ऊपरी सतह उस वर्षा के जल में कटकर बह जाती है। ठीक है, और अगला है पानी निकास की व्यवस्था का ना होना। कभी कभार पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण पानी अपने मन से जिस ओर ढलान पाता है उधर ही बहता चला जाता है जिसके कारण भूमि की ऊपरी सतह है उस पानी के जल के तीव्र धारा के साथ बह जाती है। और बच्चों हमारा अगला पॉइंट है कि कृषि का दोषपूर्ण ढंग। कृषि का दोषपूर्ण ढंग के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके भी कह सकते हैं करने से मिट्टी जो होती है वो फूल जाती है और जल के साथ बह जाती है फूलकर जिससे भूमि का कटाव हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं
हमारा अगला जो प्रश्न है, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। नहीं, मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं? तो मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, वृक्षारोपण करके। नहीं, वृक्षारोपण करके भी मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है, अर्थात जो मृदा का कटाव है उसे रोका जा सकता है। नदियों पर बांध बनाना है। नहीं, नदियों पर बांध बना के मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है, क्योंकि जो नदियों में बांध नहीं होता तो बाढ़ जब तीव्र गति से आती है तो वह अपने साथ अपनी तीव्र धाराओं के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह को काटकर नष्ट कर देती है, जिससे भूमि का संरक्षण नहीं हो पाता है। फिर खेतों की मेड़बंदी करना। खेतों की मेड़बंदी करने से भी भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है। फिर पशुओं की अनियंत्रित चराई को रोक कर भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है। फिर ढाल के विपरीत जुताई करके भी भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है, तथा जल निकासी की व्यवस्था करना होना, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था करके भी भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मृदा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण भारत में अनेक प्रकार के मृदाओं का विकास हुआ है, जिसमें से 3 प्रकार की मृदाओं का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है बच्चों? कि भारत का समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। नहीं, भारत का जो समस्त उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा का बना है, और यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्र कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है, इसलिए यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, दूसरी हमारी मृदा कौन सी है? काली मृदा। काले रंग की इस मृदा को रेंगर मृदा भी कहा जाता है, रेंगर या रेंगुर, ठीक है, कह सकते हैं। तो काले रंग की इस मिट्टी को रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और यह मृदा दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। ठीक है, और बच्चों हमारी अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। इस मृदा को सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो के पार्ट 2 को यहीं पर विराम देते हैं, और अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।